वैचारिक पृष्ठभूमि यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 4। दलित विमर्श। दलित का शाब्दिक अर्थ है जिसका दमन दलन किया गया हो। दलित साहित्यकार शिवराज सिंह बेचैन के अनुसार स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने सन 1910 में सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोक्ता विवेकानंद को माना। अंबेडकर के लोक शिक्षा प्रसारण मंडल के दलित साहित्य सेवक संघ व 1970 के दलित पैंथर नामक दलितों के राजनीतिक दल ने दलित शब्द का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। दलित विद्वानों ने नवजागरण का आरंभ बंगाल से नहीं महाराष्ट्र से माना है, जहां से दलित मुक्ति की लहर चली। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नारायण गुरु केरल, पेरियार रामास्वामी नायकर तमिलनाडु, स्वामी अच्युतानंद उत्तर भारत, चांद गुरु बंगाल और दलित महापुरुष हैं आदि दलित महापुरुष हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन व रचना कर्म है। ज्योतिबा फुले व महात्मा बुद्ध का दर्शन दार्शनिक पृष्ठभूमि में है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड्स सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। परिणाम स्वरूप गांधी व अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसके बाद दलित राजनीति में गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, जिसे दलित विमर्श खारिज करता है। आज़ादी के बाद संविधान में दलित समाज के लिए विशिष्ट उपबंध किए गए। 1960 का दशक दलित राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान वैकल्पिक दलित राजनीति का उदय हुआ। दलितों के लिए नया शब्द बहुजन प्रचलित हुआ। दलित विमर्श पूंजीवाद व ब्राह्मणवाद दोनों को खतरनाक मानता है। ब्राह्मणवाद पर अंबेडकर लिखते हैं, ब्राह्मणवाद से मेरा आशय समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय की भावनाओं के निषेध से है। यद्यपि ब्राह्मण इसके जनक हैं, लेकिन वह ब्राह्मणों तक ही सीमित न होकर सभी जातियों में घुसा हुआ है। दलित चिंतक मार्क्सवादी विचारधारा से भी सहमत नहीं है। मार्क्स दलित समस्या को मूलभूत आर्थिक समस्या मानते हैं। वह इसे श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन दलित जीवन की समस्या केवल श्रम नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन से भी जुड़ी है। दलित विमर्श स्त्री विमर्श को अपने साथ रखकर देखने की पैरवी करता है। हालांकि कई महत्वपूर्ण स्त्री दलित रचनाकारों ने दलित समाज में स्त्री की खराब दशा को देखते हुए उसे दलितों में भी दलित मानकर दलित स्त्रियों के अलग विचार को आगे बढ़ाने की मांग की है। साहित्य में सर्वप्रथम 1914 ईस्वी में हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती पत्रिका में छपी थी। स्वामी अच्युतानंद जो हरिहर उपनाम से कविता लिखते थे, उस समय के प्रमुख दलित लेखक थे। कई चिंतक अच्युतानंद को पहला दलित साहित्यकार मानते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों व धाराओं ने दलितों की पीड़ा की आवाज़ दी। प्रेमचंद्र की ठाकुर का कुआं, सदगति प्रमुख कहानियां हैं। गोदान में भी दलित जीवन की पीड़ा है। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श 1970 तक की दलित कविता का स्वयं केंद्रीय स्वर अंबेडकर की स्तुति है, लेकिन 8वें दशक से दलित कविता का स्वर बदलने लगता है और उसमें दलित वर्ग की पीड़ा एवं विद्रोह भावना की अभिव्यक्ति होने लगती है। दलित कविता का विद्रोह सवर्णवादी मानसिकता के विरुद्ध है। सवर्ण समाज ने अलौकिकता के सहारे दलित समाज और उसकी सृजनात्मकता को अवरुद्ध कर रखा था। इसलिए दलित कविता सवर्ण संस्कृति को मुर्दा संस्कृति बताते हुए उसे पराई संस्कृति घोषित करती हैं। दलित कवि
कमल भारती अतार्किक परंपराओं को चुनौती देते हुए एवं दलित वर्ग की मुक्ति के स्वप्न को शब्द देते हुए लिखते हैं। मेरे परदादा मर गए जूठन खाते, उतरे चितरे पहने, खेत बोते जोतते, इसे पूर्व जन्मों का फल मानते मानते, और जमींदार फूलता गया, जमींदार का वंश बढ़ता गया आकाश बैल की तरह, पर अब मैं पूर्व जन्म नहीं वर्तमान देखता हूँ। दलित कविता दलित की स्थिति के लिए सीधे रूप में सवर्ण समाज विशेषकर ब्राह्मण जाति को जिम्मेदार ठहराती है। आज की दलित कविता शोषण के बहुविध रूपों की पहचान कर रही है। भूमंडलीकरण, धाराओं के छद्म, जाति व्यवस्था की जकड़न, पूंजीवाद आदि के शोषणकारी स्वरूप की पहचान दलित कविता करती है। दलित साहित्य में आत्मकथाओं का बड़ी मात्रा में सृजन हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, डॉक्टर धर्मवीर, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन, कौशल्या बेसंत्री, सूरजपाल चौहान आदि प्रमुख दलित लेखक हैं। साहित्य में दलित विमर्श की 3 धाराएं दिखाई देती हैं। पहली, दलित जातियों में जन्मे लेखक जो स्वानुभूति के आधार पर केवल दलितों द्वारा रचित साहित्य को दलित साहित्य मानते हैं। दूसरी, दलित इतर लेखक जिन्होंने दलित जीवन के विषय में लिखा। तीसरी, वे मार्क्सवादी लेखक जो दलितों को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं। दलित विमर्श, रचनाकार और रचनाएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी रचना है दलित साहित्य, अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, 2013 ईस्वी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मोहनदास नेमिसराय, रचनाएं भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, 4 खंडों में, 2023 ईस्वी, आज बाजार बंद हैं। डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे, इनकी रचना है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दलित चेतना की पहचान, 2013 ईस्वी। डॉक्टर यशवंत विरोदे, इनकी रचना है दलित शिखरों के साक्षात्कार, 2013 ईस्वी। शरण कुमार लिम्बाले, इनकी रचना है दलित ब्राह्मण, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, 2014 ईस्वी। हिंदू दलित साहित्य, वेदना और विद्रोह, झुंड, 2013 ईस्वी। गेल ओमवेट की रचना है दलित दृष्टि, प्रजा सूर्य बाबा सागर अम्बेडकर, 2013 ईस्वी। डॉक्टर एन सिंह, इनकी रचना है दलित चिंतन, अनुभव और विचार, 2014 ईस्वी। संत शिरोमणि रैदास वाणी और विचार, 2013 ईस्वी। दलित साहित्य के प्रतिमान, 2012 ईस्वी। रमणिका गुप्ता, इनकी रचना है दलित हस्तक्षेप, 2004 ईस्वी। कृष्णदत्त पालीवाल, इनकी रचना दलित साहित्य, बुनियादी सरोवर, उत्तराधुनिकतावाद और दलित साहित्य। राम पुनियानी, इनकी रचना है सामाजिक न्याय, एक सचित्र परिचय, सांप्रदायिक राजनीति, तथ्य मिथक। बद्रीनारायण, इनकी रचना है उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास संपादित। रामाश्रय राय, इनकी रचना है सामुदायिकता का आधार, एक अनुशीलन। संजीव खुदसाहा, इनकी रचना है सफाई कामगार समुदाय। मार्टिन मैकवान, इनकी रचना है मेरी कथा, दलित यातना, संघर्ष और भविष्य। राजदेव सिंह, इनकी है निर्गुण राम भक्ति और दलित जातियाँ। साक्षात मस्के, इनकी रचना है परंपरागत वर्ण व्यवस्था और दलित साहित्य, 2014 ईस्वी। मीरा गौतम, इनकी रचना है गुरु रविदास, वाणी एवं महत्व। शिवराज सिंह बेचैन, इनकी रचना है सामाजिक न्याय और दलित साहित्य, 2014 ईस्वी। धर्मवीर, इनकी रचना है डॉक्टर अम्बेडकर के प्रशासनिक विचार, मातृसत्ता, पितृसत्ता और जार सत्ता और कामसूत्र की संतानें, 3 द्विज हिंदू, स्त्रीलिंगों का चिंतन, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, थेरी गाथा स्त्रियाँ और डॉक्टर अम्बेडकर। दलित सिविल कानून, दूसरों की जूतियाँ, चमार की बेटी रूपा, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। पीएन सिंह, इनकी अम्बेडकर चिंतन और हिंदी दलित साहित्य। डॉक्टर सेवा सिंह, इनकी ब्राह्मणवाद और जन विमर्श। तेज सिंह की है
दलित समाज और संस्कृति 2007। उमा शंकर चौधरी के दलित विमर्श, एक मुद्दे कुछ सवाल। डॉक्टर सुभाष चंद्र, इनकी रचना है दलित मुक्ति आंदोलन, दलित मुक्ति की विरासत, संत रविदास और सांची संस्कृति की विरासत। अखिलेंद्र प्रताप सिंह, इनकी रचना है बहुजन उद्धारक, कांसीराम और हिंदी दलित साहित्य 2014 ईस्वी। नितिन गायकवाड़, इनकी रचना है दलित बचपन, वेदना का विस्फोट 2013 ईस्वी। डॉक्टर रामचंद्र, इनकी रचना है दलित साहित्य की विकास यात्रा 2013 ईस्वी। S.K. पंजम, इनकी रचना है भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा 2015 ईस्वी। स्त्री विमर्श, नारीवाद वह विचारधारा या आंदोलन है जो पुरुष व नारी के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही भारतीय व पश्चिमी सभी सभ्यताओं व सभी धर्मों में नारियां भेदभाव की शिकार रही है। नारी मुक्ति का विचार 18वीं शताब्दी से में उभरता शुरू हुआ, जब अमेरिका व फ्रांस की क्रांतियों के दौरान उत्तरवादियों ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व की आवाज़ उठाई। ऐतिहासिक विकास, पहला चरण। नारीवाद का पहला चरण 1790 ईस्वी के आसपास शुरू होकर लगभग 1930 ईस्वी तक दिखाई पड़ता है। यह दौर पूरी तरह उदार नारीवाद का दौर रहा। इसकी शुरुआत फ्रांस व अमेरिका से हुई। 1790 ईस्वी के दशक में फ्रांस की रिपब्लिक क्रांति के बाद महिलाओं के कई समूह बने, जिन्होंने महिलाओं को समानता व स्वतंत्रता देने की मांग की। ऐसे ही एक समूह की अध्यक्षा थी मेरी गुज। इन्होंने महिला अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित किया, किंतु फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार भी नारी मुक्ति की इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकी। 1793 ईस्वी में मेरी गुंज को नारी के आदर्श गुण भूल जाने के अपराध में मृत्युदंड दिया गया। इसी वर्ष एक अन्य लेखिका मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने नारी अधिकारों का घोषणा पत्र अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन के नाम से प्रकाशित किया, जो नारीवादी चिंतन की अवधारणा पुस्तक मानी गई, क्योंकि इसमें नारियों व पुरुषों के भिन्न गुणों की व्याख्या को खारिज किया गया था। उत्तरी अमेरिका में मेरी ऑस्टिस ने भी इन मांगों को उठाया। सन 1848 में एलिजाबेथ केडी स्टेटन, लुक्रेशिया आदि ने न्यूयॉर्क में नारी अधिकारों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया। मताधिकार के लिए संघर्ष, 19वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन अमेरिका में केंद्रित हो गया व दास प्रथा विरोधी आंदोलन से जुड़ गया, किंतु 1866 ईस्वी में जब अमेरिका में दासों को मुक्ति मिली तो सिर्फ पुरुष दासों को मताधिकार दिया गया, स्त्रियों को नहीं। यहाँ आकर स्पष्ट हो गया कि नारी आंदोलन किसी अन्य आंदोलन से जुड़कर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में ही चल सकता है। 1860 ईस्वी के बाद इंग्लैंड में महिलाओं का एक समूह तेजी से उभरा, जिन्हें मताधिकारी या सफ्रेजिस्ट कहा गया। इनकी मांग थी कि पुरुषों के समान उन्हें भी मताधिकार दिया जाए। मोटे तौर पर 19वीं सदी में इसी मांग को उठाया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका व यूरोप में यह आंदोलन चरम स्तर पर था। सन 1918 में ब्रिटेन में व 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नारी मताधिकार की शुरुआत हुई। 1910 से 1930 के बीच में अधिकांश देशों में महिलाओं की यह मांग मान ली गई और नारीवाद का पहला चरण यहीं समाप्त हो गया। भारत तथा अन्य ऐसे देशों में जहां साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चल रहा था, इस समय तक नारीवादी आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के एक अंग के रूप में चलता रहा। सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला अधिकारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया। दूसरा चरण 1920 ईस्वी के आसपास महिलाओं को मताधिकार तो मिल गया, किंतु धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि यह तो मात्र औपचारिक समानता है,
तात्विक नहीं। यदि 4-5 वर्षों में एक बार मिलने वाले मताधिकार को छोड़ दें तो उनके वास्तविक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। 1960 ईस्वी के दशक में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में जब अमेरिका में अश्वेतों की मुक्ति के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई तो वहाँ की महिलाओं ने भी तात्विक स्वतंत्रता की मांग उठाई। वह यहीं से नारीवाद का दूसरा चरण आरंभ हुआ। इस चरण की खास बात यह थी कि इससे पूर्व सिमोन द बोवार द सेकंड सेक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिख चुकी थी, जिसमें वास्तविक समानता की धारणा पर विस्तृत चिंतन किया गया था। नारीवाद की शाखाएं। यदि नारीवाद की विभिन्न धाराओं पर दृष्टिपात करें तो 3 प्रमुख व कुछ गौण धाराएं देखी जा सकती हैं। 3 प्रमुख धाराएं हैं उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद तथा उग्र नारीवाद। उदार नारीवाद का संबंध उदारवाद की विचारधारा से है जो व्यक्तिवाद में विश्वास रखती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सके तथा अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके। यह विचारधारा उदारवादी इसलिए भी कहलाती है क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन के लिए वैधानिक तथा शांतिपूर्ण उपायों पर ही बल देती है। किसी हिंसक क्रांति या सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। विश्व के लगभग सभी देशों में उदार नारीवाद अपने अपने तरीके से विद्यमान है। उदार नारीवाद से पहले व दूसरे दोनों चरणों में दिखता है। पहले चरण में इसे मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की प्रसिद्ध पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन से वैचारिक आधार मिला। इसमें उन्होंने मांग की थी कि स्त्रियों को मानव होने के नाते वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं। उनका दावा था कि यदि महिलाओं को उचित शिक्षा मिल जाए व उसे भी तार्किक प्राणी मान लिया जाए तो लैंगिक अंतर स्वतः समाप्त हो जाएंगे। प्रसिद्ध उदारवादी चिंतक J.S. मिल ने 1868 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखी, जो कि किसी पुरुष विचारक द्वारा महिलाओं के पक्ष में लिखी गई पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है। मिल ने कहा कि समाज में किसी भी वर्ग की उपलब्धियां जन्म के संयोग से नहीं बल्कि व्यक्तिगत क्षमताओं व गुणों से तय होनी चाहिए। उसने स्त्रियों के लिए शिक्षा, रोजगार व मतदान जैसे अधिकारों की वकालत की। तो दूसरे चरण के नारीवाद में भी कुछ उदारवादी चिंतक प्रमुख तौर पर दिखाई पड़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं बेटी फ्रीडन, जिन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, द फेमिनिन मस्टिक्यू व द सेकंड स्टेज। फ्रीडन के अनुसार महिलाओं की मूल समस्या स्त्रीत्व फेमिनिन की वह धारणा है जिसके कारण यह माना जाता है कि महिला को सुरक्षा व आनंद घर के भीतर ही मिलता है, जबकि सच यह है कि कोई भी स्त्री लगातार घर में बंद रहकर निराशा व कुंठा की भी महसूस करती है। जिस तरह पुरुषों को व्यक्तिगत जीवन में अधिकार मिलते हैं वैसे ही उन्हें भी मिलने चाहिए। समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद। यूँ तो समाजवाद के विभिन्न प्रकार हैं, किंतु लिंग भेद की समस्या पर व्यवस्थित चिंतन मार्क्सवाद के अंतर्गत किया गया है। मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने लिंग विषमता की समस्या पर अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेज में विचार किया है। इसमें की गई व्याख्या को नारीवाद की प्रारंभिक मार्क्सवादी व्याख्या माना जाता है। एंजल के अनुसार लिंग विषमता की समस्या मुख्यतः पूंजीवाद के जन्म के बाद की है। पूंजीवाद से पहले
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संपत्ति का स्थानांतरण परिवार के स्तर पर होता था, जिसमें स्त्रियों को भी पर्याप्त महत्व मिल जाता था। पूंजीवाद ने पुरुषों द्वारा निजी संपत्ति पर अधिकार करने की स्थिति पैदा की, जो उसके शब्दों में दुनिया भर की महिलाओं की ऐतिहासिक पराजय है। एंजल्स ने लिंग विषमता की समस्या का समाधान साम्यवाद में खोजा है। सर्वहारा की तानाशाही के संक्रमण काल के बाद मानवीय इतिहास की सर्वोच्च अवस्था आएगी, जिसे साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद में निजी संपत्ति की धारणा नहीं रहेगी, इसलिए विवाह व परिवार जैसे उसके उपोत्पाद भी नहीं रहेंगे। घरेलू कार्यों का सामाजिकरण हो जाएगा, अर्थात भोजन, निर्माण, बच्चों का पालन पोषण जैसे कार्य कम्यून समुदाय के स्तर पर होंगे, न कि परिवार के स्तर पर। इससे महिलाओं की श्रम शक्ति समाज के लिए उपयोगी हो सकेगी, वे भी अपनी सृजनात्मक क्षमताओं के अनुसार अपना विकास कर सकेंगी। नवमार्क्सवाद ने लिंग भेद की समस्या पर अपने तरीके से विचार करते हुए इस बात पर बल दिया कि वर्तमान पूंजीवाद नारियों की स्वतंत्रता के नाम पर किस प्रकार उनका वस्तुकरण कर रहा है। उपभोक्तावाद की व्याख्याओं में नारी के वस्तु बन जाने का तथ्य विस्तार से उठाया गया है। उग्र नारीवाद 1960 और 1970 के बीच शुरू हुई विचारधारा है, जिसने नारियों के शोषण के विरुद्ध अत्यंत आक्रामक शैली में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। इस विचारधारा के बीच सिमोन द बोवार के विचारों में ही दिख जाते हैं। आगे चलकर ईवा फिगेस, जर्मेन ग्रियर, सुला स्मिथ, फायरस्टोन, केट मिलेट और सुजान ब्राउन मिलर आदि के विचार इसमें शामिल किए गए। उग्र नारीवाद की मूल मान्यता है कि किसी समाज में शोषण की जितनी भी संरचनाएं होती है, उनमें सबसे ज़्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण लैंगिक शोषण या अन्याय है। वर्गीय भेदभाव, रंग भेद, नस्ल भेद और जाति भेद जैसे संरचनाएं लिंग भेद के सामने गौण हैं। इनका दावा है कि जिस प्रकार समाजवादी किसी भी विषमता मूलक समाज को पूंजीवादी कहकर उसमें निहित अन्याय का बोध कराते हैं, हमें विश्व के हर समाज को पितृसत्तात्मक कहकर उसमें निहित लैंगिक भेदभाव को रेखांकित करना चाहिए। इस पितृसत्तात्मकता की व्याख्या इन विचारकों ने अपने अपने तरीके से की। उग्र नारीवाद के समर्थन में ईवा फिगेस की पुस्तक पैट्रिआर्कल एटीट्यूड, केट मिलेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स तथा सुला स्मिथ फायरस्टोन की पुस्तक द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स महत्वपूर्ण है। जहाँ तक भारतीय राजनीति का प्रश्न है, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो नारीवाद को अपने मूल विचारधारा घोषित करता हो। भारतीय राजनीति में महिलाओं का दखल हमेशा कम रहा है। पंचायत और नगरपालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद से राजनीति में उनकी भूमिका थोड़ी बहुत बढ़ी है। हाल ही में संसद द्वारा उनके आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित किया गया। इसका उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करना है। हालांकि भारत में परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही उसे लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि थोड़ी बहुत महिलाएं भारतीय राजनीति में सफल हुई है। उनमें से अधिकांश अपनी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बदौलत सफल हुई है, न कि हमारे राजनीतिक संस्कृति के कारण। स्त्री विमर्श की साहित्यिक सैद्धांतिकी। साहित्य शब्द और सांसारिक यथार्थ परस्पर संबद्ध हैं। साहित्य दैनंदिन जीवन के यथार्थ का अतिक्रमण नहीं करता है, वह यथार्थ का प्रतिबिंब होता है, वह यथार्थ का सृजन करता है और वह यथार्थ के विकल्प भी प्रस्तुत करता है।
स्त्री विमर्श की दूसरी साहित्यिक स्थापना यह है कि कृति का पाठ और उसमें अभिव्यक्त विश्व के बीच के संबंध अनिवार्यतः राजनीतिक होते हैं, क्योंकि व्यापक अर्थ में वे सत्ता शक्ति से संबद्ध होते हैं। स्त्री विमर्शवादी अपने को स्त्री पर केंद्रित करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब स्त्री शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तब उसमें बहुत सी संभावनाएं अंतर्निहित होती हैं। प्रत्येक स्त्री जीवन के विभिन्न मोड़ों पर और परिस्थितियों में अलग अलग होती है। वह एक ही जीवन में कई स्त्री जीवन जीती है। स्त्री पर अपने को केंद्रित करना स्त्री विमर्शकों का मुख्य विचार है। मार्क्सवादी मानते हैं कि स्त्री आर्थिक दमन शोषण के साथ ही अन्य कई प्रकार के दमन शोषण का ही शिकार होती है। सामाजिक संरचनाएं उसे शिक्षा और रोजगार के उचित मौके प्रदान नहीं करती। उसका शारीरिक स्तर पर दमन शोषण किया जाता है। सांस्कृतिक स्तर पर उसका दमन शोषण होता है। यौन शुद्धता का सतीत्व के मूल्य स्त्री से संबद्ध है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी स्त्री का दमन शोषण किया जाता है। नारीवादियों का कहना है कि पितृसत्ता घर, राज्य, धर्म संस्थाओं, कानून, शिक्षा संस्थानों, कर्म स्थलों, अन्य सांस्कृतिक संस्थानों आदि में सर्वत्र सक्रिय है। और तो और वह स्वयं स्त्रियों में भी सक्रिय है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों ने भी इन मूल्यों को आत्मसात कर लिया है, जो उपयुक्त सत्ता संस्थानों के द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। हिंदी में नारीवाद का जो आरंभ हुआ है, वह निसंदेह पश्चिम से प्रभावित है। इसलिए कई बार पश्चिमी नारीवादियों की स्थापनाओं की अनुगूंज हमें उसमें सुनाई देती है। इस संबंध में प्रभा खेतान की पुस्तक उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम की नारीवादी दृष्टि ने अनुभव किया कि साहित्यिक बौद्धिक क्षेत्रों में लेखिकाओं और उनकी रचनाओं को महत्व नहीं दिया गया और साहित्यिक विमर्श की दृष्टि पुरुषवादी रही है। इसके प्रतिरोध के लिए एक ओर तो उन्होंने उपेक्षित लेखिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया और दूसरी ओर नारीवादी साहित्यिक मूल्यों और कसौटियों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। समकालीन कविता और विभिन्न विमर्श। हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन मुख्यतः गद्य साहित्य में हुआ है। इसमें भी इसका मुख्य क्षेत्र उपन्यास और कहानी है। हालांकि पिछले कुछ एक वर्षों में इसने आलोचना व आत्मकथा के क्षेत्र में भी तेजी से पांव पसारा है। इसके अतिरिक्त जिस रचनात्मक क्षेत्र में स्त्री लेखन का मजबूत स्वर उभरा है, वह है कविता। स्फुरना देवी द्वारा लिखित पहली स्त्री आत्मकथा अबलाओं का इंसाफ 1927 में इलाहाबाद की मशहूर पत्रिका चांद से प्रकाशित हुई। समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य पर पुरुष कवियों के साथ साथ स्त्री कवियों की भी उपस्थिति लगातार सशक्त होती जा रही है। यदि हम समकालीन कविता में उल्लेखनीय कवित्रियों का नाम लेना चाहें तो अनामिका, गगन गिल, तेजी ग्रोवर, सविता सिंह, कात्यायनी, अनीता वर्मा, जया जादवानी, निर्मला गर्ग, नीलेश रघुवंशी आदि कई नाम ले सकते हैं। इन कवित्रियों ने स्त्री कविता को नया आयाम एवं स्वर दिया है। समकालीन स्त्री कविता बहुत सजग होकर उस पूरे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे की पहचान करती है जिसने स्त्री को एक अस्मिता विहीन जैविक इकाई के रूप में सदियों से रखा है। आधुनिक स्त्री विरोधी स्थितियों एवं शक्तियों के बीच भी स्त्री की जिजीविषा का बहुत ही ठोस प्रतीकात्मक रूपांकन कात्यायनी अपनी कविता 7 भाइयों के बीच चंपा में करती है। रात को बारिश हुई झमड़ कर अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निस्संग चंपा मुस्कुराती पाई गई। अपनी इस जिजीविषा के कारण ही अन्याय एवं उत्पीड़न के दौर से लंबे समय से गुजरती स्त्री
आज अधिक साहसी एवं संघर्षशील दिखाई देती हैं। मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई अनामिका। स्त्री कविता स्त्री अस्मिता को उपलब्ध कराने के क्रम में मात्र मुक्ति के प्रश्नों तक नहीं ठहरती, बल्कि वह स्त्री को शक्ति संपन्न बनाने का मुद्दा उठाती है, क्योंकि वह जानती है कि इसके बिना मुक्ति एक छलावा मात्र होकर रह जाएगी। समग्रता समकालीन स्त्री कविता पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे मापदंडों एवं वर्जनाओं को तोड़ने वाला लेखन है। वह उससे बाहर निकलने का स्वप्न लेकर उससे दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ जूझने के माध्य से संपन्न कविता है। इस रूप में समकालीन स्त्री कविता संघर्षशील स्त्री के मुक्ति के प्रयत्नों और सशक्तिकरण के दस्तावेज के रूप में सामने आ रही हैं। स्त्री विमर्श से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें: द सेकंड सेक्स, सिमोन दी बोवार 1949, थिंकिंग अबाउट वीमन, मैरी आलमन 1968, आ रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ 1929, सिमोन की लंबी कहानियों का अनुवाद ललित कार्तिकेय ने एक गुमशुदा औरत की डायरी नाम से किया। द सेकंड सेक्स का अनुवाद प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता नाम से किया। स्त्री विमर्श रचनाकार और रचनाएं: प्रभा खेतान, इनकी रचना है उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं 2003 ईस्वी, बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ, भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न। विभा देवसरे, इनकी रचना है स्वागत है बेटी। उषा महाजन, इनकी रचना है बाधाओं के बावजूद नई औरत 2001 ईस्वी। आशा रानी बोहरा, इनकी रचना स्त्री सरोकार 2002 ईस्वी। औरत, कल, आज और कल 2011 ईस्वी। विश्व की प्रसिद्ध महिलाएं। राधा कुमार, इनके स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800 से 1990। डॉक्टर के.एम. मालती, इनकी है स्त्री विमर्श भारतीय परिप्रेक्ष्य। किरण बेदी, इनकी रचना यह संभव है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल का अनुवाद। मनमथनाथ गुप्त, इनकी रचना है स्त्री पुरुष संबंधों का रोमांचकारी इतिहास। जाहिदा हिना, इनकी है पाकिस्तानी स्त्री यातना और संघर्ष। सुधीर चंद, इनकी रचना है रखमाबाई, स्त्री अधिकार और कानून 2012। कुमुद शर्मा, इनकी रचना है आधी दुनिया का सच, स्त्री घोष। प्रियदर्शनी विजयश्री, इनकी रचना है देवदासी या धार्मिक वेश्या एक पुनर्विचार। भवदेव पांडे, इनकी बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष। बलदेव वंशी, इनकी रचना है भारतीय नारी संत परंपरा। विश्वामित्र शर्मा, इनकी औरतें पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान। अनामिका, इनकी रचना है स्त्री विमर्श का लोकपथ 2012 ईस्वी। मौसम बदलने की आहट 2012 ईस्वी। स्त्री विमर्श की उत्तर गाथा 2012 ईस्वी। मन मांझने की जरूरत 2008 ईस्वी। त्रिया चरित्र उत्तरकांड और पानी जो पत्थर पीता है। डॉक्टर सुश्री शरद सिंह, इनकी रचना है आधी दुनिया पूरी धूप 2006 ईस्वी। पत्रों में कैद औरतें 2010 ईस्वी। औरत 3 तस्वीरें 2013 ईस्वी। डॉक्टर अम्बेडकर का स्त्री विमर्श। निर्मला भुराड़िया, इनकी रचना है गुलाम मंडी और ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। और शैलेंद्र कुमार रजनी गुप्त, इनकी है आज़ाद औरत कितनी आज़ाद 2013 ईस्वी और मुस्कुराती औरतें 2008 ईस्वी। जयंती रंगनाथन, इनकी रचना है खानाबदोश ख्वाहिशें और एक लड़की 10 मुखौटे। रंजना जायसवाल, इनकी रचना है स्त्री और सेंसेक्स
और मेघ बरसते रहें। अंजू दुआ जेमिनी इनकी है हक गढ़ती औरत मोर्चे पर स्त्री। कमला सिंधवी की रचना है आधुनिक परिवार में स्त्री और स्त्री का आकाश। वृंदा करात इनकी रचना है जीना है तो लड़ना होगा। और मनीषा इनकी रचना है हम सभ्य औरतें 2008 ईस्वी। सुधा अरोड़ा इनकी रचना है आम औरत जिंदा सवाल 2009 ईस्वी और एक औरत की नोटबुक 2015 ईस्वी। मृदुला सिन्हा मात्र देह नहीं है औरत 2009 ईस्वी और बिटियां हैं विशेष। विभा छम्मक छल्लो कहीस 2013 ईस्वी। लता शर्मा इनकी औरत अपने लिए। संजय गर्ग स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास संपादित 2012 ईस्वी। सीमा दीक्षित स्त्री अस्मिता सैया से सर्वोच्च अदालत तक। कुसुम त्रिपाठी औरत इतिहास रचा है तुमने 2012 ईस्वी। सुनीता ठाकुर नारीवाद काउंसलिंग सिद्धांत और व्यवहार। विष्णु प्रभाकर मैं नारी हूँ 1 और मैं नारी हूँ 2। सुभाष सेतिया स्त्री अस्मिता के प्रश्न। नासिरा शर्मा औरत के लिए औरत 2007 ईस्वी। गीता श्री स्त्री आकांक्षा के मानचित्र 2011 ईस्वी। औरत की बोली 2012 ईस्वी। सपनों की मंडी। रमणिका गुप्ता इनके स्त्री मुक्ति और संघर्ष और इतिहास। चित्रा मुदगल इनकी है तह खानों में बंद अक्स। स्वाति तिवारी इनकी है सवाल अब भी जिंदा है। रंजना श्रीवास्तव इनके फैसले अब हमारे हैं। निर्जा माधव इनके हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 1857 से 1947 ईस्वी। मृणाल पांडे स्त्री लंबा सफ़र परिधि पर स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। ओ अब्बिरी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन जहां औरतें गढ़ी जाती है बंद गलियों के विरुद्ध धनियों के आलोक में स्त्री 2015 ईस्वी। सरला माहेश्वरी नारी प्रश्न। ममता मेहरोत्रा महिला अधिकार। चारू गुप्ता इनके है स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक 2012 ईस्वी। दुष्यंत कुमार स्त्रियाँ पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012 ईस्वी। देवेंद्र ईश्वर स्त्री मुक्ति के प्रश्न 2009 ईस्वी। सुभाष शर्मा भारतीय महिलाओं की दशा। राकेश कुमार नारीवाद विमर्श। राजेंद्र यादव आदमी की निगाह में औरत अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। औरत उत्तर कथा। तापी धर्माराव इनकी प्रजनन तंत्र तथा देवी भावना। ऋचा नागर ऋचा सिंह इनकी एक और नीमसार संगतिन आत्ममंथन और आंदोलन 2012 ईस्वी। जय श्री गोस्वामी महंत इनके नारी तुम अन्य हो नारी तुम अनन्या हो। और वर्जीनिया वुल्फ भूमिका। तस्लीमा नसरीम इनकी अपना एक कमरा। के वंजा इको फेमिनिज्म। डॉक्टर सुधा बालकृष्णन इनकी नारी अस्तित्व की पहचान 2013 ईस्वी। मैत्रेयी पुष्पा खुली खिड़कियों सुनो मालिक सुनो चर्चा हमारा 2011 ईस्वी और आवाज़ 2012 ईस्वी और तब्दील दिखा है। विजय शर्मा अफ्रो अमेरिकन साहित्य स्त्री स्वर 2014 ईस्वी। रोहिणी अग्रवाल स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प 2011 ईस्वी। साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास 2014 ईस्वी। मंजू रुस्तगी इनकी अनामिका का काव्य 2015 ईस्वी। आदिवासी विमर्श। आदिवासी विमर्श का मूल लक्ष्य उन कारणों की खोज है जिनके कारण आदिवासी अस्मिता संकट में है और आदिवासी अपना जल जंगल और जीवन छोड़ने को विवश हैं। पूंजीवादी एवं वर्चस्ववादी सत्ता किस प्रकार आदिवासी समाज का शोषण करती है और उसके हितों को हाशिए पर डाल देती है तथा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार आदिवासियों की जीवनदायी शक्तियों एवं स्रोतों का विनाश कर आदिवासियों को पलायन एवं विस्थापन के लिए
विवश किया जा रहा है। इसका सूक्ष्म विश्लेषण आदिवासी विमर्श में मौजूद है। समकालीन हिंदी कविता में आदिवासी विमर्श का स्वर सुनाई देता है। उदाहरण स्वरूप निर्मला पुतुल की निम्नांकित पंक्तियों में विस्थापन एवं पलायन के दर्द को देखा जा सकता है। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर चावल लिए दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूँ निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। आदिवासी साहित्य की अवधारणा। आदिवासी साहित्य की अवधारणा को लेकर 3 तरह के मत हैं। आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। आदिवासियत आदिवासी दर्शन के तत्वों वाला साहित्य ही आदिवासी साहित्य है। पहली अवधारणा गैर आदिवासी लेखकों की है, परंतु समर्थन में कुछ आदिवासी लेखक भी हैं, जैसे रमणिका गुप्ता, संजीव राकेश, कुमार सिंह, महुआ माझी, बजरंग बिहारी तिवारी, गणेश देवी आदि गैर आदिवासी लेखक और हरिराम मीणा, महादेव टोम्पो, आईवी हांसदा आदि आदिवासी लेखक। दूसरी अवधारणा उन आदिवासी लेखकों और साहित्यकारों की है जो जन्मना और स्वानुभूति के आधार पर आदिवासियों द्वारा लिखे गए साहित्य को ही आदिवासी साहित्य मानते हैं। अंतिम और तीसरी अवधारणा उन आदिवासी लेखकों की है जो आदिवासियत के तत्वों का निर्वाह करने वाले साहित्य को ही आदिवासी साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे लेखकों और साहित्यकारों के भारतीय आदिवासी समूह ने 14-15 जून 2014 को रांची झारखंड में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में इस अवधारणा को ठोस रूप में प्रस्तुत किया, जिसे आदिवासी साहित्य का रांची घोषणा पत्र के तौर पर जाना जा रहा है और जो अब आदिवासी साहित्य विमर्श का केंद्रीय बिंदु बन गया है। आदिवासी विमर्श की दलित विमर्श से भिन्नता। दलितों की समस्या मुख्यतः सामाजिक है, पर आदिवासियों की भाषाई व सांस्कृतिक। दलित विमर्श में आत्म की प्रधानता अधिक रही, वहीं आदिवासी विमर्श के केंद्र में सामूहिकता। यही कारण है कि दलित साहित्य के वृक्ष आदिवासी साहित्य में आत्मकथा की केंद्रीयता नहीं है। आदिवासी साहित्य का रांची घोषणा पत्र। आदिवासी साहित्य की बुनियादी शर्त उसमें आदिवासी दर्शन का होना है, जिसके मूल तत्व हैं प्रकृति की लय, ताल और संगीत का जो अनुसरण करता हो, जो प्रकृति और प्रेम के आत्मीय संबंध और गरिमा का सम्मान करता हो, जिसमें पूर्वजों के ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल और इंसानी बेहतरी के अनुभवों के प्रति आभार हो, जो समूचे जीव जगत की अवहेलना नहीं करे, जो धन लोलुप और बाजारवादी हिंसा और लालसा का नकार करता हो, जिसमें जीवन के प्रति आनंद में अदम्य जिजीविषा हो, जिसमें सृष्टि और समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव हो, जो धरती को संसाधन की बजाय माँ मानकर उसके बचाव और रचना के लिए खुद को उसका संरक्षक मानता हो, जिसमें रंग, नस्ल, लिंग, धर्म आदि का विशेष आग्रह न हो, जो हर तरह की गैर बराबरी के खिलाफ हो, जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्णय के अधिकार पक्ष में हो, जो सामंती ब्राह्मणवाद, धन लोलुप और बाजारवादी शब्दावलियों, प्रतीकों, मिथकों और व्यक्तिगत महिमा मंडप से असहमत हो, जो सह अस्तित्व, समता, सामूहिकता, सहजीविता, सहभागिता और सामंजस्य को अपना दार्शनिक आधार मानते हुए रचना बचाव में यकीन करता हो। सहानुभूति स्वानुभूति की बजाय सामूहिक अनुभूति, जिसका प्रबल स्वर संगीत हो। मूल आदिवासी भाषाओं में अपनी विश्व दृष्टिकोण के साथ जो मुख्यतः अभिव्यक्त हुआ हो। आदिवासी साहित्य का भाषाई मानचित्र। आदिवासी साहित्य वाचिक तौर पर अपनी मूल आदिवासी भाषाओं में बहुत समृद्ध और विपुल है। भारत में लिखित आदिवासी साहित्य की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभिक दौर में होती है, जब औपनिवेशिक दिनों
में आदिवासी समुदाय आधुनिक शिक्षा के संपर्क में आते हैं। विशेषकर झारखंड और उत्तर पूर्व के आदिवासी इलाकों में तब से लेकर आज तक अंग्रेजी और हिंदी, बांग्ला, ओडिया, असमी, मराठी आदि अन्य भारतीय भाषाओं में आदिवासी साहित्य लेखन निरंतर प्रगति पर है और हर वर्ष 100 से अधिक आदिवासी रचित पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। भारत में आदिवासी साहित्य 5 भाषा परिवार के भाषाओं में वाचिक और लिखित रूप में उपलब्ध हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। आदिवासी विमर्श, रचनाकार और रचनाएं। रमणिका गुप्ता, इनकी आदिवासी शौर्य एवं विद्रोह, आदिवासी विकास से विस्थापन, आदिवासी साहित्य यात्रा, आदिवासी कौन और आदिवासी अस्मिता का संकट और आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना 2013। सुश्री शरद सिंह, इनकी है आदिवासियों का संसार, आदिवासी परंपरा, आदिवासी लोक नृत्य गीत, आदिवासियों के देवी देवता और भारत के आदिवासी क्षेत्रों की लोक कथाएँ 2009। हरिहर वैष्णव, बस्तर की आदिवासी एवं लोक हस्तशिल्प परंपरा, देवेंद्र गोल कार्नेगी, आदिवासी संस्कृति के आर्थिक आधार, हरि राम मीणा, आदिवासी दुनिया 2013, डांग 2019। गंगा सहाय मीणा, आदिवासी साहित्य विमर्श, गणेश देवी, घुमंतु है पर चोर नहीं, घुमंत आदिवासी विमर्श। अल्पसंख्यक विमर्श। अल्पसंख्यक विमर्श अल्पसंख्यक वर्ग की ज्वलंत समस्याओं को उठाता है। बहुसंख्यकों की अपेक्षा संख्या में कम लोगों के साथ साथ भाषाई व सांस्कृतिक क्षेत्र भी अल्पसंख्यक की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। भारत में अल्पसंख्यक संबंधी 2 प्रावधान भारतीय संविधान में हैं, भाषाई और धार्मिक। भारत में विभाजन के पश्चात हुए दंगों को राही मासूम रजा ने अपनी रचना में स्थान दिया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंधों व अल्पसंख्यकों की स्थिति को अपनी कृति में चित्रित किया है। भारत में जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिनमें जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म से ही निकलकर अलग हुए। अल्पसंख्यक वर्गों में मुस्लिमों की अस्मिता पर सबसे अधिक प्रश्न उठे। अल्पसंख्यक वर्ग को हर राजनीतिक दल आज वोट बैंक के रूप में देख रहा है। अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए विद्वानों का मत है कि इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को संवैधानिक समानता प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में भी भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को देखा जा सकता है, लेकिन यह स्थिति सामाजिक स्तर पर आत्मसात नहीं हो पाती है। हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन के कुछ पहलू देखने को मिलते हैं, जैसे असुरक्षा की भावना, पहचान का संकट, संस्कृति के विलय का भय, राष्ट्रीयता पर संदेह, आतंकवाद और अल्पसंख्यक, आर्थिक व शैक्षिक बदहाली। इन सभी भाषाओं पर हिंदी साहित्य में विस्तार से चर्चा की गई है। साहित्य द्वारा अल्पसंख्यक अस्मिता व संघर्ष चित्रित किया है। आधुनिक समय में साहित्य के क्षेत्र में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विमर्श की व्यापकता से रखा जा रहा है। यह सभी वर्ग स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्षरत है। इन सभी वर्गों को जानने, समझने और परिभाषित करने का क्रम ही अस्मितामूलक विमर्श है। अल्पसंख्यक विमर्श, रचनाकार और रचनाएं। मुकुट बिहारी लाल, इनकी रचना है इस्लाम और आधुनिक भारत 2009। पद्मश्री मुजफ्फर खतरे अल्पसंख्यकवाद के 2010। हुसैन, इस्लाम और शाकाहार 2015। अरुण भोले, धर्मों की कतार में इस्लाम 2017। तारिक फतह, इस्लामिक राज्य का भ्रम 3 खंडों में 2018।